हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही मस्ती से हैं और अपनी तैयारी भी जो है अच्छे से कर रहे हैं। देखिए, इस समय हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे पॉइंट को हम लोगों ने कल डिस्कस किया। आज देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल लॉ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। इसमें देखिए दो रूल आपके दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए। पहला है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्राइक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन द सर्किट जीरो इज जीरो। इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता है। किसी भी अगर जंक्शन की हम बात करें तो देखिए किरचॉफ ने इसको जो है सबसे पहले डिफाइन किया कि अगर हम किसी जंक्शन की बात करें, मान लो एक जंक्शन ये है, इसको हमने जे से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि जंक्शन की तरफ जो भी करंट आ रहा है, देखिए जंक्शन की तरफ जो भी करंट आ रहा है उसका सम जो है जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम के बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं अलजेब्राइक सम। अलजेब्राइक सम का मतलब आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको एज ए सिग्मा आई से रिप्रेजेंट करें तो सिग्मा आई जीरो के क्या होगा? बराबर होगा। यानी आई वन का मतलब अगर हम जंक्शन की तरफ जाने वाले करंट को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आई वन, और जंक्शन से दूर जाने वाले करंट को अगर हम निगेटिव लें तो देखिए आई वन माइनस आई टू, क्योंकि आई टू क्या है? जंक्शन से दूर जा रहा है। इसमें जो रजिस्टर है, जो वायर है, उससे करंट जो है जंक्शन से दूर जा रहा है। माइनस आई थ्री करंट देखिए दूर जा रहा है, प्लस आई फोर जो इसके पास आ रहा है कि नहीं? जंक्शन की तरफ आ रहा है। तो इसका अलजेब्राइक सम मतलब कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसका जो समेशन हम निकालेंगे तो विथ साइन की कॉन्सेप्ट के साथ जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आई वन माइनस आई टू माइनस आई थ्री प्लस आई फोर बराबर जीरो। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप सीधे देख रहे हैं यहाँ पर जो है आपको मिलेगा आई वन प्लस आई फोर। देखिए आई वन प्लस आई फोर दिस इज इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री। इसका मतलब क्या है? अब आप देखिए आई वन प्लस आई फोर, जंक्शन की तरफ जो करंट आ रहा है उसका सम जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के सम के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जो बराबर हो गया। दूसरा रूल इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इन एनी क्लोज सर्किट, देखिए अगर कोई भी हम सर्किट ले रहे हैं वो क्लोज होना चाहिए। उसका जो सर्किट हम ले रहे हैं, जो इसका मैश हम बनाएंगे, अगर वो क्लोज है तो क्लोज सर्किट के लिए है इन एनी क्लोज्ड सर्किट द अलजेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ। देखिए फिर आ गया अलजेब्राइक सम, यानी आपको साइन का ध्यान देना है। द अलजेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, ये देखिए पोटेंशियल ड्रॉप इज जीरो। कहने का मतलब है कि पूरे बंद सर्किट में जो है सिग्मा आई आर का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, और सिग्मा ई का मतलब क्या हुआ भाई? ईएमएफ हुआ, है कि नहीं? दोनों का जो समेशन होना चाहिए, जो सम होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग जो है एक तरह से कहते हैं दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है कि नहीं? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। क्यों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आगे चलकर हम लोग इसको और डिटेल पढ़ेंगे कि एक्चुअली क्या है कि अगर वोल्टेज आपका वोल्टेज का सम जो है, आप ये देख रहे हैं कि समेशन ऑफ सीधे दिया अलजेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ एंड अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज जीरो। तो अगर आप जो है इसका अलजेब्राइक सम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो वर्क डन है, जो पूरे सर्किट में वर्क डन हो रहा है या जो भी एनर्जी क्रिएट हो रही है वो कंजर्व है, वो एक तरह से जो है संरक्षित है, उसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो उसी से जान लीजिए ये फार्मूला भी बना हुआ है सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा ई बराबर जीरो। एक्चुअली ये फार्मूला डायरेक्ट कहाँ से लिख दिया गया है? ये एनर्जी कंजर्वेशन से ही ये निकाला गया है, समझ रहे हैं? व्हाइल मूविंग, एक चीज़ ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फार्मूले को अप्लाई करते समय अक्सर ये दिमाग में आता है कि भाई हम कैसे जो है किसको पॉजिटिव लें, किसको निगेटिव लें, या कैसे अलजेब्राइक सम निकालें। तो अगर ये दो लाइन आपके दिमाग में है तो कुछ करना नहीं है। देखिए while moving from negative to positive terminal inside the cell, कोई भी सेल अगर हम ले रहे हैं, ये देखिए जैसे एक सेल हम बना रहे हैं, ये
ये हमने ले लिया, ये निगेटिव टर्मिनल है और क्या है पॉजिटिव। देखिए करा व्हाइल मूविंग फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल। अगर सेल के अंदर हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिए निगेटिव से किधर बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ, देन ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव। ईएमएफ आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव क्यों लेना है, क्योंकि भाई माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, देखिए कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो जब डिफरेंस आप निकालोगे ज़्यादा में से कम को, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इसीलिए देखिए कह रहा है कि व्हाइल मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल इनसाइड द सेल ईएमएफ इज टेकन एज पॉजिटिव बट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव। लेकिन ये देखो अगर हम सर्किट में आगे ले रहे हैं, देखिए ऐसे मान लो रेजिस्टर आर है, तो यहाँ पर हम इसको निगेटिव क्यों लेंगे, देखिए बट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ सर्किट द पोटेंशियल ड्रॉप आई आर अक्रॉस रेजिस्टेंस इज टेकन एज निगेटिव। निगेटिव हम इसको लेंगे, है कि नहीं, ये चीज दिमाग में आपके होना चाहिए। जैसे मान लो ये रजिस्टर है, अब करंट इसमें आई जो है फ्लो होकर, ये देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ वायर या इन द डायरेक्शन ऑफ आर जो है ये जा रहा है, तो इसको हम जो है मतलब निगेटिव क्यों लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि देखिए इसका रीजन है कि अब यहाँ पर निगेटिव लेने का जो कॉन्सेप्ट है कि करंट देखिए हायर पोटेंशियल से किधर जा रही है, लोअर पोटेंशियल की तरफ। करंट का जो फ्लो हो रहा है रजिस्टर में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ध्यान दीजिए। तो अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है करंट फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो खुद ही आप देख रहे हो कि निगेटिव हो जाएगा भाई। हायर, ये देखिए अगर यहाँ की बात हम करें तो यहाँ पर पोटेंशियल हायर है और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, लोअर है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो डिफरेंस जब लोगे निगेटिव आ जाएगा भाई। दिस यल माइनस एस निगेटिव, तो यहाँ हम माइनस आई आर क्यों लेंगे। अभी आपने देखा कि सेल के अंदर जो ईएमएफ हम ले रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन जब हम कोई रजिस्टर के क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग निकाल रहे हैं, तो उस पोटेंशियल ड्रॉप को हम क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं, जबकि सेल के अंदर क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये चीज़ आपके दिमाग में यहाँ से होना चाहिए, तभी जाकर भाई आप किरचॉफ रूल लगा पाओगे, नहीं रूल लगा नहीं पाओगे और अंत में जो क्वेश्चन आपका धनाधन गलत होना शुरू हो जाएगा। कुछ पॉइंट और आपको जानना है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, जैसे वायर है करा, अगर वायर की लेंथ को हम n टाइम बढ़ा दें, कल देखिए हम लोग डिस्कस किए थे R बराबर रो इंटू एल बाई ए, देखिए R बराबर रो इंटू एल बाई ए। आपने देखा कि लेंथ बढ़ाने पर R जो है बढ़ता है और A बढ़ाने पर R क्या होता है, अगर A को आप बढ़ाते जाओगे तो देखिए R क्या होगा आपका, ये जितना बड़ा होगा R उतना छोटा हो जाएगा। तो इसी पर बेस्ड है, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, किसी भी वायर को अगर हम उसकी लंबाई का n गुना बढ़ा दें तो उसका जो न्यू रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। उसका जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितना गुना बढ़ जाता है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है। इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम इट्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी n स्क्वायर टाइम्स। अब आपके दिमाग में ये आया होगा भैया हमारा L जो है वो NL हो गया, तो R कैसे जो है n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ऐसा नहीं है, जब L आपका NL होगा तो ये भी चेंज होगा और उसको सॉल्व करोगे जो है तो आपको n स्क्वायर ही मिलेगा। अब कैसे हम A को निकालेंगे, तो वायर को आप चाहे जितना बड़ा कम कर दीजिए, उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा। तो वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को बराबर करके जो है ये कॉन्सेप्ट हम लोग निकालते हैं, फार्मूला निकालते हैं। लेकिन अब नीट में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा जो है डायरेक्ट आपको सॉल्व करना रहेगा, तो आप कॉन्सेप्ट की जगह अगर डेरिवेशन पे आप चले जाओगे तो कुल मिलाकर आपका जो है बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है कि नहीं। तो ये दिमाग में बैठाओ, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स, किसी वायर को अगर हम n गुना बड़ा कर देते हैं तो उसका नया रेजिस्टेंस जो है n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, है कि नहीं। जैसे कोई वायर है उसकी लंबाई को हमने 2 गुना बढ़ा दिया तो नया रेजिस्टेंस 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ जाएगा, तो ये दिमाग में होना चाहिए। अगला देखिए, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स रेडियस इज रिड्यूस्ड टू 1/n ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब वायर को करा इस तरह हम स्ट्रेच करें
वायर को हम इस तरह स्ट्रेच करें कि उसकी जो रेडियस है, इनिशियल रेडियस की 1/n हो जा रही है। जैसे पहले रेडियस मान लो r है, अब रेडियस 1/r हो जा रहा है। पर रेडियस जो है, जो भी आप ले रहे हैं जो है, उसका मतलब रेडियस 1/n इनिशियल या ओरिजिनल लेंथ का होना चाहिए, है कि नहीं। If a wire is stretched such that its radius is reduced to 1/n of its original length, then resistance will increase n square times। यहाँ पर ध्यान देना है, जस्ट इसी का उल्टा है कि अगर जो है रेडियस जो है 1/n टाइम हो जा रहा है, अगर रेडियस 1/n टाइम हो जा रहा है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होकर n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस विल डिक्रीज n power 4 times if radius is increased n times of its contraction। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर हम जो है रेजिस्टेंस को जो है एक तरह से इस तरह इंक्रीज करते हैं, n टाइम्स इंक्रीज करते हैं कि वो एक तरह से जो है मतलब इनिशियल लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन उसमें हो रहा है। देखिए ध्यान दो, रेजिस्टेंस विल increases n square times, similarly resistance will decrease n power 4 times if radius is increased n times by contraction, है कि नहीं। तो एक तरीके से अगर जो है ये चीज़ आप दिमाग में बैठा रहे हैं तो श्योर है इस पर जो क्वेश्चन है वो आपका गलत नहीं होगा। छोटा छोटा क्वेश्चन फट दे आप लगा लेंगे। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये ध्यान दीजिए कि अगर रजिस्टर है और उसको पैरेलल हम कंबाइन करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इज ऑलवेज लोअर देन द वैल्यू ऑफ लोएस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। उसकी जो वैल्यू आती है हमेशा जो सबसे छोटा होता है रेजिस्टेंस उससे भी कम होता है, इज लोअर देन द वैल्यू ऑफ लोएस्ट रेजिस्टेंस, है कि नहीं। जैसे देखिए मान लो आपने रजिस्टर R, 2R और 3R को आपने पैरेलल जो है कंबाइन किया तो R जो इक्विवेलेंट आएगा वो सबसे जो छोटा है R उससे भी कम होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन धन इस पे बनेगा जो है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए जो है फट दे। अगर जो है ये सब दिमाग में है तो फटाफट जो है एक बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको कुछ करना नहीं है, कम से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बिना सॉल्व किए दनादन जो है आप उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए अगला जो है रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज इज ग्रेटर देन रियर मेटल्स। जो एलॉय होता है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल से ग्रेटर होता है। देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज इज ग्रेटर देन रियर मेटल्स, है ना। तो इतने पॉइंट को आप जो है डिस्कस जो किया गया है कम से कम दिमाग में रखिए। एक हमने छोटा सा क्वेश्चन दिया है, द रेजिस्टेंस 4R 16R 64 यानी 64R अप टू इन्फिनिटी आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए ये सब रेजिस्टेंस है, इनको सीरीज में जोड़ा गया है तो इक्विवेलेंट क्या होगा भाई, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी तक अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, सीधी सी बात इन्फिनिटी मिलेगा, है कि नहीं। तो बिल्कुल सिंपल जान लीजिए, जो पॉइंट जितने पॉइंट जो है डिस्कस किए गए हैं अभी तक कम से कम उनको आप दिमाग में बैठाइए ताकि इन पर जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे किरचॉफ्स रूल पर बेस्ड एनसीईआरटी में छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं उसको आप कर डालिए। एनसीईआरटी में बहुत बड़े क्वेश्चन भी दिए गए हैं किरचॉफ्स रूल पर, लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा ना भागिए, छोटे छोटे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए। कम से कम 4-6 क्वेश्चन तो हम आपको जरूर करवा देंगे कि आपका किरचॉफ्स रूल बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज इतना आप जो है रिवाइज करिए, 10 से 15 मिनट में जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप जो है अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके।